ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। सर्वाधिक मूल्यवान यदि कुछ है तो वह है जीवन। और जीवन टिका है हमारी सांस के आने और जाने के ऊपर। सांस चल रही है अर्थात जीवन है, और सांस रुक गई अर्थात जीवन गया, फिर जीवन नहीं बचा। सांस एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वतः चल रही है। कब तक चलेगी कुछ कह नहीं सकते। यही एक ऐसी क्रिया है जो किसी के हाथ में नहीं। यदि किसी के हाथ में होता तो कोई सांस लेना बंद ही नहीं करता। जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो कहते हैं कल उन्होंने इतनी बज के इतने मिनट पर अंतिम सांस ली। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो ये बात सही नहीं है। उन्होंने क्या ली होना ये कहा यह जाना चाहिए उन्होंने इतनी बजे इतने समय पर उनको अंतिम सांस आई, क्योंकि वो यदि ली होती तो अंतिम क्यों लेते बात है। लेकिन व्यावहारिकता में बोला कुछ जाता है, अर्थ कुछ होता है। सार की बात है कि सर्वाधिक मूल्यवान यदि जीवन के लिए है तो वो है सांस का आना जाना, श्वसन प्रक्रिया। और श्वसन प्रक्रिया के लिए उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, निर्बाध रूप से चलाने के लिए, ताकि जीवन निर्बाध रूप से चल सके, जीवनता बनी रहे, उसके लिए फेफड़ों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। कोरोना की दूसरी लहर में देखा होगा आपने, ऑक्सीजन की कमी शरीर में होना, और उसकी वजह से कई व्यक्ति, कई असंख्य सैकड़ों में हजारों में कोरोना की दूसरी लहर में फेफड़ों की कमजोरी के कारण उनका स्वर्गवास व मृत्यु हुई है। फेफड़ों का बहुत बड़ा योगदान किसमें? सांस के लेने में, सांस के आने जाने में। क्या मनुष्य कुछ ऐसा, हमारे हाथ में कुछ ऐसा है जिससे हम इस प्रक्रिया को थोड़ा स्वस्थ बनाए रख सकें? बिल्कुल वो है, और उसी प्रक्रिया का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? मूल रूप से प्राणायाम का अगर सार देखें है क्या, प्राणायाम की योग की प्रक्रिया में उसका बहुत विस्तृत, यहां हम चर्चा करेंगे केवल स्वास्थ्य से संबंधित मामलों, वो हमें किस तरह स्वस्थ रहने में सहायक हो सकता है। प्राणायाम का संयोग, उसका उपयोग योग शास्त्र में भी है। योग शास्त्र अलग विषय है, योग अलग चीज है और प्राणायाम अलग चीज है। योग बहुत एक विस्तृत प्रक्रिया है, वो अलग ही विषय है। तो हम चर्चा करते हैं आज के वीडियो में कि हम क्या करें, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं क्या जिन्हें हम सहजता से अपने जीवन में यदि उतार लेते हैं तो वो हमें स्वस्थ बनाए रख सके, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाए रख सके, हमारी श्वसन प्रक्रिया वो स्वस्थ सही ढंग से चल सके, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ बना रहे और दीर्घायु प्राप्त हो। इस पर चर्चा आज के वीडियो में। सांस का आना और जाना। प्राणायाम मूल रूप से 3 प्रक्रियाओं से मिलकर के बनता है। सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर रोकना और फिर सांस को बाहर छोड़ना। सांस को जब हम अंदर लेते हैं यह प्रक्रिया कहलाती है पूरक। सांस को अंदर रोका जाता है वह प्रक्रिया कहलाती है कुंभक, और सांस को छोड़ा जाता है वह कहलाती है रेचक। इन 3 प्रक्रियाओं का कई विधान, सारा खेल इन्हीं पर टिका है। प्राणायाम का इतना प्रचार प्रसार है और आज के समय में बहुत इसका फैलाव, विश्व में मनाया जाता है योग दिवस। भारत की ये अनमोल परंपरा, इसको आज पूरा विश्व इसके महत्व को स्वीकार कर चुका, अंगीकार कर चुका। उसके प्रमाण आज जो है प्रमाण पुराने, उनको आज का विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। इसीलिए तो स्वीकार किया पश्चिमी राष्ट्रों ने, विश्व के कई देशों ने, जो सहजता से किसी चीज को स्वीकार नहीं करते।
ये भारतीय ज्ञान विज्ञान की अनमोल परंपरा है। तो जितने विधान कई हैं, हम केवल मूल रूप से आज की वीडियो में उन पर चर्चा करते हैं जो सबके लिए सुलभ है, सहज रूप से जो सब कर सकते हैं, सब जिनका लाभ ले सकते हैं। कितने ही प्राणायाम की प्रक्रिया बताई जाती हैं और उनके साथ कितनी ही क्रियाएं बताई जाती हैं। मैं सहज रूप से केवल एक ऐसे जिन्हें कोई भी प्रयोग कर सकता है, हम उस पर चर्चा। तो आलकी पालकी मारकर जिसको पद्मासन से बैठ सकते हैं, आसन पर उस तरह बैठे। कई व्यक्तियों की, स्त्री पुरुषों की किसी भी स्तर के आयु वर्ग के अधिक हो जाए तो उन्हें नीचे बैठने में, जमीन पर बैठने पे आलती पालती मार के बैठने में परेशानी, दिक्कत महसूस हो सकती है। वो व्यक्ति सोफे पर, कुर्सी सोफे पर बैठ सकते हैं। मूल प्रधान रूप से उन्हें ध्यान रखना है इस बात का, सोफे पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, स्टूल पर बैठे, कहीं पर बैठे। जब नहीं बैठ सकते आलती पालती मार के, तो उस तरह बैठ करके रीढ़ की हड्डी वह सीधी होनी चाहिए। हमारी यह गर्दन यह सीधी रहनी चाहिए, यह किसी भी तरह से दाएं या बाएं वो झुकी ना हो। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और गर्दन सीधी हो, यह आवश्यक है। इतना सा हमको मेंटेन करना है, यह निर्धारित करना, यह देख लेना आवश्यक है। हम नीचे बैठे या किसी आसन पर लगाकर नहीं बैठ सकते, सोफा पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, यह आवश्यक है। कितने ही प्राणायाम कितने ही हैं, मैं केवल चर्चा कर रहा हूं उनके लिए जो सहज, आवश्यक और उपयोगी। सबसे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट, अधिकतम 5 मिनट, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका में होता क्या है भस्त्रिका का क्रम? भस्त्रिका में सांस को पूरे क्रम से लिया जाता है, पूरे प्रेशर से, और प्रेशर से ही बाहर फेंका जाता है। यह भस्त्रिका कहलाता है। लेना भी पूरे, जितना भर सकते हैं उतना, और सांस जानी चाहिए पेट तक। कई विद्वान कहते हैं कि सांस जो तो केवल फेफड़ों तक नहीं, फेफड़ों से होती हुई वो पेट तक भी जानी चाहिए। पेट जब हवा भरेगी उसमें तो थोड़ा बाहर निकलेगा, और जब बाहर फेंकेंगे तो खाली होगी, पेट चिपक जाने। जितनी फेंक सकते सारी सांस बाहर फेंकना चाहिए। भस्त्रिका की यही प्रक्रिया है। सांस को पूरा प्रयास करके पूरा भरें और फिर पूरा फेंके। यह 2 मिनट से अधिकतम 5 मिनट, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर कपालभाति। कपालभाति भी 2 मिनट से 5 मिनट तक नहीं करना चाहिए। कई विद्वान, कई योगी आधा घंटे तक कपालभाति करने की सलाह देते हैं, बोलते हैं, लेकिन मूल बात यही है, कपालभाति अधिकतम 5 मिनट तक। कपालभाति में सांस को केवल बाहर फेंका जाता है। सहजता से जितना अंदर आ जाए उतना भरें और बाहर फेंकें। शरीर के दूसरे अंग हिलने नहीं चाहिए। बहुत से जिस तरह से धौंकनी चलती उस तरह से गलत है। यह प्रक्रिया रहनी चाहिए। यह कपालभाति, इसको भी 2 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक। हमारा सारा शरीर वो रक्त वाहिनियों पर, रक्त का संचार उस पर निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य, और फेफड़े रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। हम जो सांस अंदर भरते हैं उसके साथ हवा जो जाती है, हवा माध्यम भर है। इस हवा के साथ साथ अंदर जाती ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, फेफड़े उसका उपयोग करते हैं रक्त शुद्ध करने के लिए। और जब सांस बाहर निकलती है, हवा जब बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकलती है। ऑक्सीजन का उपयोग अंदर हो चुका, और ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद फेफड़े ने उपयोग किया, रक्त को शुद्ध किया, और फिर बाहर जो निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यही प्रक्रिया है। तो वो पूरी सांस ले सकें, फेफड़े उस पूरी ऑक्सीजन के, संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग कर सके, वो तभी संभव है जब हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे।
तो जो बीड़ी सिगरेट के जो जिस तरह के असर होते हैं, दुष्प्रभाव, वो फेफड़ों को खत्म करते हैं, उससे बचना तो बहुत आवश्यक है। अब प्राणायाम की प्रक्रिया फेफड़ों को स्वस्थ कर देती है। जब फेफड़े स्वस्थ होंगे तो वो ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे। ऑक्सीजन का पूरा उपयोग होगा, पूर्ण रूप से रक्त की शुद्धता हो जाएगी। संपूर्ण शरीर को जब शुद्ध रक्त प्राप्त होगा तो पूरे शरीर का कार्य प्रणाली, पूरे शरीर की, वो स्वस्थ हो जाएगी। हमारे शरीर में आंख के, कान के, नाक के प्रत्येक अंग प्रत्यंग तक सूक्ष्म नसों के माध्यम से रक्त ही पहुंच रहा है, और शुद्ध रक्त पहुंचना तो उस प्रत्येक अंग की जो भी क्रियाएं हैं उन्हें स्वस्थ रूप से बनाए रखने में सहायक होगा स्वस्थ रक्त। यदि रक्त में किसी भी प्रकार की कलुषितता, गंदगी होगी तो फिर वो पूरे शरीर को, वहां पर भी वो पूरे शरीर में अस्वस्थता की स्थिति उत्पन्न करेगा। अब हम समझ जाए इस बात को, हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि रक्त की शुद्धता पर हमारे स्वास्थ्य का मामला कितना दारोमदार, किस तरह टिका हुआ है। और रक्त की शुद्धता किस पर निर्भर करती है? वो होती है फेफड़ों की कार्य प्रणाली पर। और ये प्राणायाम हमारे फेफड़ों को स्वस्थ बनाने में सर्वाधिक सहायक यदि कुछ है तो वह है प्राणायाम। इसके बाद फिर नाड़ी शोधन। नाड़ियों का शोधन यदि हो गया, यदि नाड़ियां शुद्ध हो गई तो रक्त का जो उनमें प्रवाह होगा वह बिल्कुल सही, जैसा होना चाहिए प्राकृतिक दृष्टि से, वैसा हो जाएगा। 1 महीने से लेकर के 6 महीने की प्रक्रिया में पूरी नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती हैं, और सभी नाड़ियों का शुद्ध होना संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक हो जाता है। तो नाड़ी शोधन हम किस तरह से? नाड़ी शोधन हम भस्त्रिका, भस्त्रिका के बाद कपालभाति, नाड़ी शोधन और फिर अनुलोम विलोम, ये 4 प्राणायाम, भ्रामरी आदि कई प्राणायाम हैं करने को हम कुछ भी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये 4 आवश्यक है। इन 4 का भी यदि कोई पालन कर लेता है, 5 मिनट अधिकतम करके देख लेते हैं हम, तो 5 मिनट हुए भस्त्रिका के, 5 मिनट कपालभाति के, 10 मिनट, और उसके बाद 10 मिनट नाड़ी शोधन और 10 मिनट हम अनुलोम विलोम। 20 और 10 30, ये आधे घंटे का समय। ये आधे घंटे का समय यदि हम नियमित रूप से दे लेते हैं, ये हमें स्वस्थ रखने में बहुत सहायक हो जाएगा। यदि हम ये सवेरे और शाम दे लेते हैं, रात्रि को सोते समय भी दे लेते हैं, भोजन करने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप प्राणायाम में हो जाना चाहिए। रात्रि का भोजन समय थोड़ा सा समय रहते करें, ताकि हमको सोने से पूर्व आधा घंटा ये प्राप्त हो सके। यदि 24 घंटे में से ये आधा घंटा या 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते हमारे स्वयं के लिए, तो व्यर्थ है, फिर बेकार है। हम संसार को दे दें, जगत को, हमारा काम धंधा भौतिक जितना भी जो भी कुछ उठापटक है, सबको 24 घंटे में से 23 घंटा दे दें, जिसमें हमारा नहाना धोना, खाना पीना, व्यापार, काम धंधा, नौकरी, सब कुछ आ गया। कम से कम 1 घंटा तो निकालें स्वयं के लिए। ये केवल स्वस्थ, केवल प्रक्रिया, एक जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, वो आधार है। अब इसके साथ आधा पौन घंटा हम ईश्वर स्मरण के भी निकाल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम है। लेकिन हमको कुछ भी करके किसी भी तरह से आधा पौन घंटा तो स्वस्थ रहने के लिए निकालना ही चाहिए। नाड़ी शोधन, हम ये प्रक्रिया ये बाएं नाक से प्रारंभ करना चाहिए। हम इस तरह से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हमारी गर्दन सीधी रहेगी, और इससे बाएं नाक से दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से हम सांस लेंगे और बाएं से ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर बाएं को बंद करके दाहिने नाक से लेंगे और दाहिने को से ही छोड़ देंगे। ईड़ा
ये चंद्रसूर कहलाता है, ईड़ा भी कहते हैं इसको, ये पिंगला या सूर्य सुर कहलाता है। हम शुरुआत करेंगे ईड़ा से और हम ईड़ा और पिंगला दूसरे नंबर पर, फिर इससे हम इस तरह 10 मिनट करेंगे। इससे लेंगे सांस, इसको बंद रखेंगे, लेंगे सहजता से और छोड़ेंगे, फिर इसको बंद करके इससे लेंगे और इससे छोड़ेंगे। ये हम 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। 10 मिनट तक इसको हम अधिकतम बढ़ा के किसी भी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इसको किया जा सकता है, लेकिन कपालभाति 5 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए। यह 10-15 मिनट देने के बाद फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम ये इसको दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम के प्रक्रिया में इससे सांस इससे भर के इससे सांस भरेंगे। हम इस बात की कोशिश करें जितना समय हमने भरने में लगाया है उससे थोड़ा सा अधिक समय लगना चाहिए सांस निकालने में। इससे भरें बिना अंदर रोके, हम इससे निकाल दें, फिर इसको बंद करके इससे भरें, फिर इससे निकाल दें। ये एक हुआ, ये इसको एक प्राणायाम बोलते हैं। कंधे वगैरह शरीर के कोई दूसरे अंग नहीं हिलने चाहिए, आवाज किसी तरह की तेज नहीं आनी चाहिए। यह सहज सी सरल सी प्रक्रिया, यह अनुलोम विलोम 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, इसको जितना अधिकतम करेंगे उतना अच्छा। आधे पौन घंटा की यह प्रक्रिया सवेरे और आधे घंटे पौन घंटे की यह प्रक्रिया शाम को आप करके देख लें। जितनी समस्याएं हो जाती हैं उन सब से धीरे धीरे मुक्ति मिलना, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कुछ है, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो स्वतः केवल इसी से ठीक हो जाएंगी। एक बात और विशेष रूप से, वो ये जो प्रक्रियाएं हैं प्राणायाम आदि की, यदि स्वस्थ मनुष्य के लिए ही कारगर हैं। जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक इन प्रक्रियाओं को हम अपना लें, इनका पालन करना, इन्हें हमारे जीवन में जोड़ लें। किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति, बीमारी बनने के बाद फिर इनका लाभ नहीं ले पाएंगे, फिर तो औषधि, ट्रीटमेंट, इलाज उसी प्रक्रिया पर जाना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति बचे, हमें हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक भर्ती नहीं होना पड़े, हम सब इन समस्याओं से बचना यदि चाहते हैं, तो जीवन के स्वस्थ रहते हुए हमें यह सहज से सरल से प्राणायाम की प्रक्रियाओं को अपना लेना चाहिए। आप अपना के देखें इनको, जीवन भर आप स्वस्थ बने रहेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, काम में मन लगेगा, तो जितने फिर जो कुछ चाहते हैं, आकांक्षा, जो हमारी कल्पना है, वो भी साकार होंगी। कुछ भी सपना हम देखें, सपने को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है पैसा। पैसे के बिना कोई सपना साकार रूप नहीं ले सकता। और पैसा तो प्राप्त होता है, बाई प्रोडक्ट है किसका? किसी भी कार्य के सफल होने का, काम के, श्रम के सफल होने का। कार्य सफल तभी होगा जब तन से मन से हम लग पाएंगे किसी काम में, और ये तन से मन से स्वस्थ नहीं है तो कैसे लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको यदि जो कुछ चाहते हैं सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी विधा है, प्राणायाम, योग आदि, इनसे सब कुछ प्राप्त होता ऐसे। आप सबका जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।